नमस्कार विद्यार्थियों, ई लेक्चर लर्निंग की श्रृंखला में आज हम CE 204 सर्विंग 1 माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ई लेक्चर के श्रृंखला में हमने माइनर इंस्ट्रूमेंट्स में एबनी लेवल, हैंड लेवल तथा प्लेनीमीटर के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि हमने देखा कि हैंड लेवल, एबनी लेवल तथा प्लेनीमीटर है, इनका सबका अलग अलग यूज़ होता है। प्लेनीमीटर की सहायता से हम किसी भी इर्रेगुलर एरिया के ट्रेस करके उसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी मेथड से कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। तथा हैंड लेवल और एबनी लेवल की सहायता से हम वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल तथा अन्य छोटे मोटे जो भी आपके सर्विंग होते हैं या कंटूरिंग है, उसमें हम उनको काम में ले सकते हैं। तो जो पेंटाग्राफ है, इसका इस्तेमाल किसी भी मैप को एनलार्ज या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, या उसको रीप्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रायंगल के प्रिंसिपल से सिमिलर होता है। तो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 लॉन्ग बार तथा 2 शॉर्ट बार्स होती हैं। तो ये जो 2 लॉन्ग तथा शॉर्ट बार्स हैं, ये क्या होती है, किसी पॉइंट पर हिंज्ड रहेगी एक दूसरे से, ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करती है। तो हम देख सकते हैं AD और AB जो हैं वो हिंज्ड हैं तथा लॉन्ग बार्स हैं, और यहाँ पर A जो है वो सपोर्ट क्या है, A पर सपोर्टेड है AB और AD, और B पर जो कि रोलर्स हैं B और D उन पर सपोर्टेड है और हिंज्ड है आपस में AB और AD। उसके बाद में 2 शॉर्ट आर्म्स हैं EF और GF, जो कि F पर हिंज्ड है तो एक साथ, और AD और AB को कनेक्ट करते हैं E तथा G पर रेस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम AGFE को फॉर्म करते हैं, जिनकी जो साइड्स है वो हमेशा इक्वल रहेगी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी पोजीशन के लिए। तो हमने देखा कि जो पेंटाग्राफ होता है उसमें 2 शॉर्ट तथा 2 लॉन्ग बार्स होती हैं, जो किसी न किसी पॉइंट पर हिंज्ड रहती है आपस में, तथा एक पैरेललोग्राम जो है फॉर्म करती है, जिसकी साइड्स जो होगी वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट की किसी भी पोजीशन के लिए इक्वल रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग बार है AD, उसमें क्या है, एक ट्रेबुलर फ्रेम है जो कि मूवेबल है, और उसको स्लाइड किया जा सकता है किस पे, ये जो फ्रेम बना हुआ है उसके अलोंग AD को स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक मूवेबल आर्म है। देन जो एक स्लाइडिंग फ्रेम है उसके साथ में इंडेक्स भी लगा हुआ होता है, तथा जिसका वेट मान लिया हमने कि Q है, वो एक हैवी वेट होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस का निर्माण करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Q को दर्शाया गया है, वेट को, जो कि एक हैवी वेट है, और ये इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस को वेल्ड करेगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है, पूरा इंस्ट्रूमेंट ये पॉइंट Q के अलोंग क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी संरचना क्या है। इसमें अब हम देखेंगे कि जो EF है, EF बार है, वो एक पेंसिल को पॉइंट P पर कैरी करती है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, EF बार के ऊपर किसी भी डिज़ायर्ड रीडिंग को पढ़ सकते हैं। और जो लॉन्गर आर्म है AB, वो ट्रेसिंग पॉइंट को एंड पॉइंट B तक कैरी करती है। तो ये सब जो अरेंजमेंट है, इसमें हमें ये ध्यान में देने की बात है कि ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी सेटिंग के लिए जो पॉइंट P, B और Q है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, तभी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल मैप जो होता है उसको हम पॉइंट B पर रखते हैं और उसको ट्रेस करते हैं। देन इसी के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेंसिल है पॉइंट B पे उसको भी मूव कराएंगे। देन द पॉइंट Q जो है वो फिक्स पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो पॉइंट Q के अलोंग मूव कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, उसको फिक्स पोजीशन में रखना है। लेकिन पॉइंट B जो कि हमारा जिसके ऊपर हमें ओरिजिनल मैप को ट्रेस करना है, और पॉइंट P जहाँ पे पेंसिल को मूव कराना है, ताकि हम रीडिंग को नोट कर सकें। तो
इसके साथ में क्या होगा, अगर बी को हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, जैसा कि पहले हमने बताया कि जो पॉइंट बी, पी और क्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हमें एक बी, बी डैश, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी, बी डैश, बी, बी डैश अमाउंट का क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और पॉइंट P जो है वो पॉइंट P डैश पे मूव कर जाएगा। तो ये जो रेशियो होगा बी, बी डैश और पी, पी डैश का, वो रेशियो ऑफ रिडक्शन के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा मैप था, ओरिजिनल मैप जिसको हमें रिड्यूस करना था, तो वो बी, बी डैश और पी, पी डैश के रेशियो ऑफ रिडक्शन कहलाएगा। अब किसी भी अब ये जो ट्रेसिंग पॉइंट है उसकी किसी भी पोजीशन के लिए बी डैश, पी क्यू, पी डैश और क्यू जो हैं वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, जो कि हमारे एक तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का सिद्धांत कहा जा सकता है। अब हमें जिस मैप को एनलार्ज करना है, पहले हमने क्या किया, रिड्यूस किया, तो हमारे पास में बी डैश और पी डैश का जो रेशियो है वो रेशियो ऑफ रिडक्शन के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर हमें जिस मैप को एनलार्ज करना है तो हमें पहले की तरह उसे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी पर पेंसिल और बी पर हमें मैप को रखना पड़ेगा और ट्रेसिंग पॉइंट पी की सहायता से हमें क्या करना है, उस पॉइंट के अंदर मैप को लेकर आना है। अब जबकि हम जो मूविंग फ्रेम्स हैं क्यू और पी, उन पे सेट करने के पश्चात रीडिंग्स को नोट करेंगे और रेशियो ऑफ इनलार्जमेंट, जैसा कि पहले हमारे पास में रेशियो ऑफ रिडक्शन आया था बी, बी डैश और पी डैश के रेशियो के फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में रेशियो ऑफ एनलार्जमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंसिल को, मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, पेंसिल को डिज़ायर्ड फॉर्म में हमें राइज करना है पेपर पे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेंसिल है उसको, जो कोड पास हो रही है उसके अराउंड क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को ट्रेसिंग पॉइंट के साथ में मूव कराना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें रेशियो ऑफ एनलार्जमेंट प्राप्त हो जाएगा और हमारा जो पर्पस है पेंटाग्राफ यूज़ करने का, कि हमें किसी भी मैप को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है और एनलार्ज करना है या रिड्यूस करना है। तो आगे हम आगे के लेक्चर में क्लिनोमीटर और सेक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे।